हे एवरीवन, सो कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 483। इस एपिसोड में पिछली बैटल कंटिन्यू होने वाली है, इसलिए अगर आपने उस एपिसोड को देखा नहीं है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लो, दैट यहाँ पे चीजें आपको और अच्छे से समझ में आए। एट द सेम टाइम ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं, सो दैट फ्यूचर में हम चेंजेस करके आपके लिए चीजों को और भी शानदार बना सकें। और इस स्टोरी के बाद आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहोगे, आई गेस इसके बारे में भी अभी से डिस्कशन होना चाहिए। आप क्या सोचते हो जरूर बताना। पिछला एपिसोड एंड वहाँ पे हुआ था जहाँ पे जान कुछ खतरनाक सोचता है। इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है। सबसे पहले सीन में दिखाई जाती है जूनर, जो कि देख रही थी जुआने रक्षाशा के हाथ को, जिसके ऊपर वो 12 वाइड एंसेस्ट्रल फिगर था। वो मॉन्स्टर चेहरा जिसे देखने पे चच्चों की बैंड बज जाए। उस डर की वजह से जूनर पीछे नहीं हटती, बल्कि वो जान के आगे आके एक ढाल बन जाती है, जिससे जान को जरूरी समय मिल सके। अभी उसके चारों तरफ रोड कर रहे होते हैं 6 होली फ्लेम र्यून्स। हालांकि इनमें से हर एक र्यून वॉलेंट और टेरिफाइंग पावर को रखता है, लेकिन जियान के आसपास ये बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। ये उसे बिल्कुल हार्म नहीं करते। वो वेंगुम वेंगुम की आवाजें गूंजती रहती हैं। इसका शरीर उस छोटे से कर्लन को भी जाता है, जो कि जियान के फ्लेम मंत्रा की पावर से बना था। ये जियान की होली फ्लेम्स को इस तरीके से बूस्ट करता है कि चारों तरफ का टूटा हुआ स्पेस बिल्कुल आके समुद्र जैसा हो जाता है। गूंजती हुई शावू शावू की आवाजें। ऑफ कोर्स इस दौरान जियान की हैंडसीज रुकती नहीं है। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात थी जब फाइनली 6 होली फ्लेम के सोर्सेज मर्ज होते हैं। फाइनली जियान के सामने अपीयर होता है एक छोटा सा डेलिकेट फायर लोटस, जिसकी पत्तियां होली फ्लेम्स के बराबर यानी कि 6 ही होती हैं, और सेंटर में एक सीड था। हालांकि तुम्हारे भाई ने पूरी प्रोसेस नहीं बताई, लेकिन ये फ्यूजन आसान नहीं रहा था। ऑफ कोर्स इसमें जियान की सोल पावर ने काफी हेल्प की होती है। बेसिकली इस लेवल का अटैक ऑर्डिनरी डबल रीइंकार्नेशन पावर हाउस को बड़ी आसानी से खत्म कर सकता था, मे बी ट्रिपल रीइंकार्नेशन भी। और एक हाफ इविल गॉड लेवल का मॉन्स्टर ये उसे फिनिश करने के लिए काफी नहीं था, और जियान ये जानता था। इसी वजह से जियान ने बुद्ध रात लोटस के साथ साथ उस छोटे से फ्लेम कर्लन का भी इस्तेमाल किया था। ये उन 6 होली फ्लेम्स को और भी अच्छे से मर्ज करता है, जिससे एक इंटेंस कंप्रेशन हो सके। उस फ्लेम लोटस पे ध्यान न देते हुए अपनी होली फ्लेम्स को लाता है उस कर्लन के पास। एक क्रैकलिंग बूम बज की आवाज गूंजी थी, फैलती मैसिव रिपल्सिव फोर्स। इस फोर्स ने जियान की आंखें लाल कर दी होती हैं। वहीं पे उसके अंदर का ऑरा बिल्कुल वॉल्केनो की तरह हो गया था। इवन फ्लेम मंत्रा की हेल्प के बाद भी होली फ्लेम बहुत बेहतर तरीके से रेस्ट करती हैं, जैसे एक अंदरूनी रिजेक्शन हो। ये जैसे एक दूसरे से बिल्कुल मर्ज न होना चाहती हो। अगर शुरुआत से उसकी कोर कल्टीवेशन मेथड फ्लेम मंत्रा न होता तो शायद ये पावर ही उसके शरीर को तोड़ डालती। खैर इस इश्यू को सेंस करके जियान की भैंसें उठ जाती हैं। वो खुद से बोलता है नहीं कुछ गलत है। जियान चाहे होली फ्लेम पैटर्न्स को अपनी सोल पावर से ढक के इनके अंदर के इश्यू को ढूंढने की कोशिश करने लगा था, लेकिन तभी श्वानी रक्षाशा की आवाज गूंजती है, जो कि एकदम फ्यूरियस लग रहा होता है। वो कहता है ब्रेक द सीड। वो 12 आइड एंसेस्ट्रल डायग्राम एक ब्लडी इविल बीम की हॉरिफाइंग पावर को रिलीज करता है, जो बूम के साउंड से सामने की गोल्डन सोर्ड को बिल्कुल कमजोर कांच के टुकड़े की तरह तोड़ देता है। चारों तरफ वो गोल्डन फ्रैगमेंट्स फैल लेते हैं। इस इम्पैक्ट से पूरा वुफू कांप गया था। वहीं पे चिड़चिड़ाती हुई साउंड्स के साथ वो ऑल हेवन डिवन फॉर्मेशन भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। इससे फ्री हो जाता है ज़ोनिन रक्षाशा। अपने होठों पे क्लिंग इंटेंस से भरी स्माइल को लेके वो कहते हैं हा 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 लड़के, अब बता मुझसे तू कैसे बचेगा। आने वाली कैटास्ट्रॉफी को तो जूनर भी सेंस कर लेती है। वो हैंड से उसको बदलते हुए चैंट करती है 9 राउंड गोल्डन क्रो। उसकी रिइंकार्नेशन सील और होली फ्लेम ये साथ में मिलकर अपनी पावर को सप्लाई करते हैं 9 गोल्डन क्रोस के अंदर, जो कौवों की आवाजें करते हुए उस राक्षस की तरफ टूट पड़ते हैं। लेकिन श्वानी रक्षाशा, ऐसे बोलने में तुम्हारे भाई को तो काफी अजीब लग रहा है। आखिरकार राक्षसा शब्द उठाया है हमारी हिंदू मैथोलॉजी से, जहाँ पे बेसिकली यूज किया जाता है राक्षस शब्द फॉर डीमंस। लेकिन चलो बेसिकली इन कौवों की तरफ ज़ोनिन राक्षस बिल्कुल देखता भी नहीं है। वो बस अपने हाथ को फटकार के बोलता है चीटियां। उसके पीछे का स्पेस क्रैकिंग आवाज साथ फटता है। इसमें से कई एनर्जी बीम्स निकली थी। फिर वर्ड में पफिंग आवाजें गूंजती हैं। वो 9 अटैक्स बड़ी आसानी से शैटर कर दिए जाते हैं। जूनर जो कि 9 गोल्डन क्रो से सीधी जुड़ी हुई थी, ये हैवी इम्पैक्ट तो उसे बैकलैश पहुंचाता है। उसकी सांसें कमजोर हो जाती हैं। इवन उसकी रिइंकार्नेशन सेल भी वॉलंटरी ट्रेम्बल होती है। हालांकि उसका अटैक स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि अभी जूनर ने रिइंकार्नेशन में ब्रेक थ्रू नहीं किया है। एक 4-4 रिइंकार्नेशन इविल पावर हाउस के अटैक का सामना करना ये कोई मजाक का खेल थोड़ी है कि जैसे जियान देखता है जूनर को डेंजर में, वो तुरंत ही फ्यूजन प्रोसेस को इग्नोर कर देता
है। आंखों में गुस्सा यानी कि रेज फ्लैश होता है। वो 6 रंगों वाला फायर लोटस फुल स्पीड के साथ टूट पड़ता है उस राक्षस की तरफ। होली फ्लेम भयानक तरीके से वर्ल्ड को जला देती है। मिलती है जानी की रिइंकार्नेशन पावर से जो कि उसकी फिस्ट में लिपट गई थी, और फिर वो अपने पंच को भी आगे बढ़ाता है। 6 कलर फायर लोटस और होली फ्लेम फिस्ट उनके सामने हवा का वजूद मिट गया था। दिखाई देता है बस वो फटा हुआ स्पेस। लेकिन जैसे ज्वानिन राक्षस के पास अटैक्स पहुंचते हैं, उसकी हथेली के एक झपेटे में ये बड़ी आसानी से क्रश हो जाते हैं। वे इस मौके का फायदा उठा के जन एक स्पेशल फोर्स का इस्तेमाल करता है जिसे उस जुनर के सामने अपीयर हुआ था। उसे शील्ड करता है। जन काटता है अपनी जीभ को जिससे ब्लड एसेंस बाहर आया था। जैसे ही सामने के फ्लेम कर्डन के अंदर जाता है, वो 6 होली फ्लेम पैटर्न्स अचानक से झंझनाने लगे थे। फिर कर्डन की मिस्टीरियस पावर से एक दूसरे के साथ देखते देखते मर्ज होने लगते हैं। तभी इस वर्ल्ड में गूंजती जान की धाड़ की आवाज जो कहता है गिव मी अ ब्लास्ट। जान की साइड से फ्लेम कर्डन बिल्कुल रॉकेट की तरह शूट होता है। इस पर लीवन ज्वानिन राक्षस की भी आंखें श्रिंक हो गई थी। उसके मुंह से निकलते हैं शब्द तुमने ये क्या किया। उसका वो 12 आइड एंसेस्टर स्क्रोल जिसने जान के फ्लेम लोटस को बड़ी आसानी से तबाह कर दिया था, अब ये ट्रेम्बल होता है। और ये था उस कर्डन की चमक की वजह से। वो हजारों इविल फोर्सेस ऐसे चीखती हैं जिन्हें वाइप आउट किया जा रहा हो। इस कोलैप्सिंग स्पेस में जान की मैस्टिक आवाज गूंजती है। वो जूनर के हाथ को पकड़ के इस्तेमाल करता है स्पेस शटल हैंडप्रिंट को और कहता है इस गिफ्ट को एंजॉय करो। फिर वो डायरेक्टली इस टूटे हुए वूफू से बाहर चला जाता है। इन्हें स्पेस का इस्तेमाल करके जाते हुए देख ज्वानिन राक्षस धाड़ के बोलता ये मेरा डोमेन है, इस बार तुम जा नहीं पाओगे। और इससे पहले वो कुछ कर पाता, उसके पास पहुंचने वाला छोटा सा कर्डन हम हुआ था। इस पूरे कर्डन में एक एक करके लाइंस फैलती हैं। फिर इसके मुंह से राइज होती है वो ग्लास कलर की होली फ्लेम। जब ये ग्लास फ्लेम अपीयर हुई थी, पूरा स्पेस जम जाता है। साथ में वो क्रिकिंग बॉडी बिल्कुल आवाज नहीं करता। फिर बिना किसी हेजिटेशन के फ्लेम कर्डन एक हेवंस को फाड़ देने वाली चमक के साथ फट गया था। गूंजती वो मफल्ड बूम 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 की आवाज। चारों तरफ काउंटलेस ग्लेस फ्लेम की बूंदें गिरती हैं जिनसे पूरा वूफर ढक गया होता है। उस डिस्ट्रक्शन की वोल्केनिक वेव ने पूरे वर्ल्ड को शैटर कर दिया था। और उस एक्सप्लोजन के साउंड कम नहीं होते हैं, बल्कि हर एक सेकंड के साथ बढ़ते जाते हैं। चाहे यहाँ के माउंटेन्स हो या फिर पैलेसेस, ये सब पिघल के भाप में बदल जाते हैं। हवा भी प्योरीफाई हो रही थी। जोनर राक्षस के एक्सप्रेशन फाइनली चेंज हुए होते हैं। उसके हाथ के ऊपर का वो एंसेस्ट्रल आर्टिफैक्ट ये बुरी तरीके से ट्रेम्बल होता है। फाइनली इसके ऊपर छवा वो 12 आइड क्रीचर में इसके बीच में एक वर्टिकल आंख को खुलते हुए देखते हैं, जैसे गहरी नींद से जाग रही हो। जन तो वुफू के कोलैप्सिंग स्पेस को इग्नोर करके अपने शरीर की कमजोरी को दबाता है। बेसिकली छोटे से कर्डन में 6 होली फ्लेम्स का फ्यूजन इसने जन की बैंड बजा दी होती है, लेकिन ये कीमत वर्थ इट थी। हमें समझना चाहिए कि भले उसने रिइंकार्नेशन ब्रेक थ्रू क्यों न कर लिया हो, लेकिन होली फ्लेम्स का फ्यूजन और होली पैटर्न्स का फ्यूजन दो अलग चीज है। दोनों ही कॉन्सेप्ट्स की पावर को कंपेयर नहीं किया जा सकता। जब जूनर के हाथ को टाइटली पकड़ता है, फिर इस्तेमाल करी जाती है स्पेस शटल हैंड सील। वो दोनों को खींच लेता है वॉर्ड के अंदर। ऑफ कोर्स यहाँ पे जिस सीन की बात करी जा रही है वो कुछ सेकंड्स पहले का था। फाइनली उसका ध्यान जूनर के ऊपर गया था। आंखों में गहरी चिंता दिखाई देती है। जूनर भी भारी भारी सांसें भर रही थी। वहीं पे उसके आईब्रोज के बीच का जो रिइंकार्नेशन मार्क होता है, ये कभी तेज तो कभी हल्का सा फ्लिकर होता है, जैसे बिल्कुल अनस्टेबल हो गया हो। लेकिन उसकी ऐसी कमजोर अपीयरेंस किसी के अंदर भी प्रोटेक्टिव फीलिंग को जगा सकती है। वो जान की तरफ देख के बोलती बिग ब्रदर जियान मैं ठीक हूँ। या फोर्स अभी ट्रेवल कर रहे होते हैं वॉइड में। ऐसी सिचुएशन में जियान को ज्यादा कह नहीं सकता था। बेसिकली जब उसकी फ्यूजन का सबसे क्रिटिकल मोमेंट था, उन्होंने फोर्सफुली अपनी रिइंकार्नेशन सील को एक्टिवेट कर लिया था। हालांकि इससे जियान तो बच गया, लेकिन जुनर की सील ट्रिगर हो गई है और इनकार्नेशन सील को टच करना ही कोई छोटा मैटर नहीं होता। सीन लौटता है वापस जियान की 6 होली फ्लेम पैटर्न से बना बुद्धराठ रिइंकार्नेशन। अगर ऐसे वो 12 वाइड एंसेस्ट्रल फिगर रोक नहीं रहा होता तो इवन श्वान रक्षा भी इसका सामना नहीं कर पाता। लेकिन अभी साफ इविल गॉड के चेहरे पे एकदम ट्विस्टेड एक्सप्रेशंस थे। हालांकि जियान तो गायब हो गया था, लेकिन उसकी मैस्टिक एक्सप्लोड वाली आवाज तो पीछे रह जाती है। ये एक कमांड थी उस स्मॉल कर्डन के अंदर की फ्लेम रून्स अब ये अपने आप को कंटेन करके नहीं रखते। शुरुआत होती भयानक डेटोनेशन की। जैसे ही गूंजते मफल्ड बूम का साउंड, शॉनिन राक्षस के एक्सप्रेशन बिल्कुल अगली हो जाते हैं। उसकी आंखों में पहली बार अपीयर होता है फियर। फटने वाले कर्डन के पॉइंट पे से आसमान को फाड़ देने वाली वेव्स निकलती हैं। ये जहाँ जहाँ से पास होती हैं कुछ भी सर्वाइव नहीं करता, सब एग्जिस्टेंस से मिट जाता है।
इवन ज्वानिन राक्षस जो कि तैयार था इस ओवरवेलिंग पावर की एक सिंगल वेव के कांटेक्ट में आते ही हम उसके सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स को पिघलते हुए देखते हैं। फिर एक ग्लेस फ्लेम उसकी तरफ बढ़ी थी, गूंजती वो सिजल सिजल की आवाजें। ज्वानिन राक्षस तेजी से दौड़ता है, एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी सोल भी जलने वाली हो। वो दांती मींस की बोलते एंसेस्ट्रल 4 आए। उस आर्टिफैक्ट की 4 आंखें जलती हैं। एक लाल रंग के बैरियर ने उसकी सोल को ढक लिया था। ऑफ कोर्स देखते ही देखते उसका शरीर उधड़ता जा रहा था। वो समझ नहीं पाता कि कैसी डिस्ट्रक्टिव पावर है। बस एक इनिशियल इनकार्नेशन ऐसी स्टैंड को कैसे अनलीज कर सकता है। उसके हाथ की इविल टूल ने जो वर्टिकल आंख खोली थी, हालांकि अभी उस लाइट बीम को उगल रही होती है, लेकिन डिवाइन फायर को खत्म नहीं कर पाती। गूंजती बैंग 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 बूम के साउंड्स, वो डेफनिंग एक्सप्लोजंस हेवंस को हिला डालते हैं। ये डिस्टरबेंस इतना ह्यूज था, ये वुफो के बाहर कई सुप्रीम लेवल की एनर्जीज कॉइल होती हैं, जैसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ हो क्या रहा था कोई कॉम्प्रेंड नहीं कर पाता। समय आगे बढ़ता है, कई घंटों की बात होगी जब स्पेस का थरथराना बंद हुआ था। वो फ्लक्चुएशंस भी शांत होने लगती हैं। मामला रहता है कुछ सेकंड्स तक शांत, फिर क्रंच की वजह से दो जले हुए हाथ वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांट देते हैं। इसमें से एक काला सा फिगर निकलता है जिसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी। ये ऑफ कोर्स वही ज्वानिन राक्षस था। अभी उसकी बॉडी का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जहाँ पे घाव नहीं थे। चेहरा रेज और ह्यूमिलेशन से ट्विस्ट हो रहा होता है। सबसे बुरी बात ये थी कि होली फ्लेम के दिए हुए घाव कभी हील नहीं हो सकते। वो ज्वानिन राक्षस धाड़ के बोलते लिटिल बीस्ट डैम इट, ये डीटी तुझे एब्सोल्युटली खत्म कर देगा। सामने इशारा करके बोलते आर्मी ओवे, इनके रिट्रीट पाथ को रोको। वो डायरेक्टली जैन का पीछा नहीं करता है बल्कि अपनी मॉन्स्टर्स इविल पावर से वो जैन की होली फ्लेम के ट्रेसेस को सप्रेस करता है। वहीं पे जब उसकी आवाज वुफो के बाहर फैलती है तो आंखें खोलते हैं कई कोलोसल इविल बीस्ट। ये सब अपनी सर को उठा के दाढ़े मारते हैं। स्पेशली ज्वानिन राक्षसा की मिजरेबल स्टेट को देख के ये समझ गए थे कि उसकी बात न मानना बिल्कुल मौत का फरमान होगा। सीन जुनर जैन की तरफ जाता है। भले दोनों की ब्रीदिंग हैवी हो लेकिन दोनों ही किसी भी तरीके का आराम नहीं करते हैं। पूरी ताकत से वो ट्रेवल कर रहे थे। समय की बात थी जब क्लियर वॉइस इनके कान में जाती है जो कहती है जियान यहाँ पे। सामने का वो ब्लैक सिल्वरी वॉइड ये गहरे लाल रंग से ढक जाता है। फिर दिखाई देती है फिनिक्स शैडो जो कि चाकी फिनिक्स क्राई की आवाज निकालते हुए उसके पीछे के दुश्मनों से टकरा गई थी। जान भी हाथ उठाता है और में तुरंत ही कंडेंस हो जाते हैं करीब 2 लाख पैटर्न्स। ये एक फ्लेम फॉर्मेशन होती है जो कि टेम्परेरी उस इविल आर्मी को रोक सकती थी। जियान जुनर के हाथ को फिर टाइटली पकड़ता है और चला जाता है उस दिशा में जहाँ से आवाज आई थी। वहीं पे उसके पीछे का पैसेज क्लोज हो गया था। हालांकि इविल फोर्स वर्ल्ड के थ्रू जान को चेज करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी पर एक मिस्टीरियस पावर ने इसके रास्ते को रोक लिया होता है, जिससे जान को वैनिश होने का मौका मिल जाता है। साइलेंस वापस आ चुका था। ज्वानिन राक्षसा ने सेंस किया कि इसका वो सोल एसेंस रोक लिया गया है जो कि उसने जान के पीछे भेजा था। उसकी फ्यूरी आसमान को छू लेती है, उधाड़ के बोलता डैम इट, कौन था ये। उसकी सेंसेस टेरिफाइंगली शार्प थी। इस आउटर रियल में उसकी सेंसेस से कुछ नहीं बच सकता था। ऐसे ही घायल अवस्था में भी उसके लिए जान को रोकना बहुत आसान होना चाहिए था, लेकिन फिर क्यों। लेकिन तभी डार्कनेस में एक लेजी आवाज गूंजती जो कहती हा स्वानियन तुम अब भी पहले की तरह इम्पेशेंट हो। वाइट ट्विस्ट हुआ था, इसमें से ब्लैक लाइट्स अपीयर होता है। हाउएवर ये पावर ग्रेट 1000 वर्ल्ड की नहीं होती, क्योंकि जिस पल ये अपीयर होती है आसपास की सारी इविल एंटिटीज टेरर की वजह से वहीं पे जम जाती हैं, जैसे इनकी पावर की सर्कुलेशन ही बंद हो गई हो। राक्षसा जो कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था इस इल्यूजरी फिगर को देख के तुरंत ही शांत हो जाता है। वो फटाक से निकालता है उस इविल टूल को और रिस्पेक्टफुली घुटने टेक के बोलता है लॉर्ड इविल गॉड। काली रोशनी का गोला कहता है जाओ, यहाँ पे और रहने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्लीन अप करके जगह खाली करो। ये जियान और जुनर के भागने की कोई चिंता नहीं करता, लेकिन ज्वानिन राक्षस इसे डेफिनेटली डिससैटिस्फाइड था। ऑफ कोर्स वो अपने एक्सप्रेशंस को अच्छे से दबाता है। आखिरकार इस बीइंग के सामने बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट दिखाई नहीं जा सकती थी। वो रिस्पेक्टफुल टोन में बोलता है लेकिन लॉर्ड हम उन होली फ्लेम मास्टर्स को भी खत्म कर सकते थे, आपने हमें क्यों रोका। ये सुनकर ब्लैक लाइट हल्की सी पल्स होती है, ट्रम के साउंड से रिलीज होती है ब्लैक मिस्ट, जिसे स्पेस का हर एक इंच एकदम बर्फ की तरह जम जाता है। वो काम लेकिन मैजेस्टिक आवाज कहती है क्या तुम मुझे सवाल उठा रहे हो। ये सुन के ज्वानिन राक्षस की बॉडी एकदम ट्रेम्बल हो जाती है। हम उसे थरथराते हुए देखते हैं। आउटर रियल में हायरार्की बिल्कुल एब्सोल्यूट थी। जो ऊपर की स्ट्रेंथ वाले लोग होते हैं उनके सामने किसी भी तरह की अवहेलना नहीं चलने वाली। अंग्रेजी में बोले तो डिसोबीडियंस। वो तुरंत ही से हिला के बोलते नो मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है। वो ब्लैक लाइट स्फीयर बोलते हम ये छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट ग्रेट 1000 पहले इसका डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है और वो जीत चुके हैं। उन्होंने हमारे आउटर रियम की यंग एलिट्स को खत्म कर दिया और जोयुआन के डीमन एग्जीक्यूशन ऑर्डर को भी वापस ले आ पाए।
ये एक ट्रबलसम चीज है। ध्वनि राक्षस अपने सिर को झुकाता है। उसकी और बहस करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन कंफ्यूजन तब भी रहता है। वो मनी मन में सोचता है डीमन एग्जीक्यूशन ऑर्डर सच में वैल्यूएबल है, लेकिन क्या ये हमारे प्लान का हिस्सा था? लगता है काली रोशनी का गोला सेंस कर लेता है कि क्या सोच रहा है। वो रिप्लाई करता है, क्या तुम्हें लगता है कि ग्रेट थाउजेंड पैलेस के 2 अनजान डीमन स्लेयर्स हमारे इस आउटर रिम में इतनी आसानी से घुस आएंगे? नहीं, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा हम चाहते थे। जब समय आएगा तो ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड हमें बिलोंग करेगा। जहाँ तक बात रही होली फ्लेम मास्टर की, उसकी स्ट्रेंथ अब भी कमजोर है। वो हाल फिलहाल हमारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं बनने वाला। इसके बाद वार्ड में एक हल्की सी हंसने की आवाज गूंजती है, जैसे मामला जो कि बहुत बड़ा हो सकता था इसे कैजुअली सेटल कर दिया गया हो। मंजर वापस से लौटता है जियान की तरफ। हवा में फ्लोट करने वाले जियान के एक्सप्रेशन अभी काफी हैवी थे। वो अपनी हाथों से जुनर को बहुत ध्यान से सपोर्ट करता है। आखिरकार उसकी बॉडी कमजोर हो चुकी थी। वो बस धीरे से अपनी आंखें खोलती है, लेकिन बोलती नहीं है। जियान साय करके बोलता है, लिटिल गर्ल, तुम्हें करने की क्या जरूरत थी? खैर, मैंने तुम्हारी बॉडी की रीइंकार्नेशन सील को टेम्पररी सरप्राइज कर दिया है। इसकी पावर तुम कुछ समय के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाओगी, लेकिन इससे अवेकनिंग बस डिले हुई है, ना कि इसका कोई हल निकला। लेकिन हमें रीइंकार्नेशन सील के मैटर को जल्दी फिनिश करना होगा, वरना परेशानी बढ़ जाएंगी। जियान से थोड़ी दूर खड़ी होती है फेंगचिंग लैंग ल्यूशन, ऑफ कोर्स वही डीमन स्लेयर किंग और एल्डर कुन। बेसिकली जैसे ही फेंगचिंग ग्रेट थाउजेंड पैलेस में डीमन एग्जीक्यूशन ऑर्डर के साथ वापस लौटी थी, दोनों डीमन स्लेयर किंग तुरंत ही एक्शन लेते हैं। यही कार्ड था जिसकी वजह से जियाना जूनियर एस्केप कर पाए। डीमन स्लेयर किंग लैंग ल्यूशन जियान को कॉम्प्लिकेटेड नजरों से देख के बोलते हैं, जियान, फेंगचिन ने हमें ऑलरेडी सब कुछ डिटेल में बताया है, इस बार तुम्हारा हम पे एहसान है। वेल, ओरिजिनली इन दोनों डीमन स्लेयर किंग्स का प्लान था कि वो इन सभी जीनियसेस की जानों को इस्तेमाल करके इनके पीछे के फैक्शंस को ग्रेट थाउजेंड पैलेस के साथ मिला लेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब यंग जीनियसेस अपनी जान गवाएंगे तो फैक्शंस ईविल रेस के खिलाफ बदला लेना चाहेंगे, और तब इन्हें काम करना होगा ग्रेट थाउजेंड पैलेस के साथ। बस बात ऐसी थी कि ज़ू युआन के डीमन एग्जीक्यूशन ऑर्डर के वापस लौटते ही दोनों डीमन स्लेयर किंग्स को प्लान चेंज करना पड़ा। आखिरकार सारे जीनियसेस की जान नहीं गई थी, तो जंग की होली फ्लेम्स ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। जानवी कैजुअल स्माइल के साथ बोलते हैं, लॉर्ड लैंग, आप कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो रहे हो। आखिर वो कैसे सेंस नहीं कर पाता कि लैंग ल्यूशन और वो एल्डर कुन एक्चुअली में उसके पूरे ग्रुप को वाइप आउट करवाने की सोच रहे थे। इन्हें बस किसी भी तरीके से डीमन एग्जीक्यूशन ऑर्डर चाहिए था, जिससे पूरा ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड अपनी हेट्रेड की वजह से इकट्ठा होगा। जान की आंखों की हल्की सी लाइट को सेंस करके लैंग ल्यूशन भी समझ जाता है कि इस लड़के से कुछ नहीं छिप सकता। वो साय करके बोलते हैं, एक्चुअली में इस ऑपरेशन का पर्पस बस तुम सबको मौत के पास भेजने का नहीं था, ये गलती मेरी है। सब खत्म होने के बाद मैं पनिशमेंट को खुद स्वीकार करूंगा, लेकिन अभी के लिए नहीं। अभी हमारा ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड और आउटर रियम ये दोनों ही वॉर पे खड़े हैं। हमें सारी पॉसिबल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना होगा। लैंग ल्यूशन के एक्सप्रेशन गिल्टी फीलिंग से भरे होते हैं, और अब वो जान को बहुत सीरियस लेते हैं। जान भी कहता है, हाँ ये साइंस बना रहा है, लेकिन मुझे लॉर्ड लैंग को याद दिलाना होगा कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईवल रेयर में कुछ ज्यादा ही पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं। हालांकि मैं मानता हूँ कि एल्डर कुन की सोल पावर बहुत शानदार है, लेकिन तभी उनके लिए हम सबको आउटर रियम की गहराई में लेके जाके वापस लेके आना ये बहुत अजीब लगता है, जैसे जानबूझ के कन्वीनियंट कर दिया गया हो। ये ट्रिप कुछ ज्यादा ही स्मूथ रही है। जान की आवाज में डाउट साफ था। लैंग ल्यूशन रिप्लाई करते हैं कि डीमन एग्जीक्यूशन ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके काम करने के लिए बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। हम इसके ऊपर कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते। जान, तुमने अभी हमारे ग्रेट थाउजेंड पैलेस की तरफ से एक डीमन स्लेयर किंग की ड्यूटी निभाई है, लेकिन हमने केयरफुल डिस्कशन के बाद डिसाइड किया है कि हम तुम्हें डीमन एग्जीक्यूशन ऑर्डर ग्रांट नहीं करेंगे, ना ही रिवील करेंगे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी को। ऑफ कोर्स जब तक तुम रिइंकार्नेशन के 3rd लेवल तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि लाखों करोड़ों सालों की हिस्ट्री में किसी को भी 3 से ज्यादा डीमन स्लेयर किंग की आइडेंटिटी कभी मालूम नहीं पड़ी। अगर हमने तुम्हारे बारे में बताया तो तुम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईवल रेस के सबसे बड़े टारगेट बनोगे। हम इस तरीके से तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जान भी नोट करके बोलता है, मैं समझ गया, मैं बाकी के मामले को आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब प्लेन मीटिंग खत्म हो चुकी थी। ये ग्रेट थाउजेंड पैलेस डीमन एग्जीक्यूशन ऑर्डर के साथ क्या करता है जियान का कोई कंसर्न नहीं होता। तभी उसका ध्यान जाता है अपने हाथों में जुनर के ऊपर। आंखों में एक गहरी एंजाइटी फ्लैश हुई थी। वो पूछता है, मिस फेंगचिन, क्या मैं आपसे फीनिक्स क्लैन की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पूछ सकता हूँ? एंशिएंट गू क्लैन से अब तक जुनर की रीइंकार्नेशन सील के आसपास के जो क्लूज थे वो सब फीनिक्स क्लैन की तरफ इशारा करते हैं। इनफैक्ट 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड भी अपने टाइम पे फीनिक्स क्लैन से कनेक्टेड रहे थे, और जान ने भी जुनर को फीनिक्स निर्वाणा पिल दी होती है। उसके बाद जो रीइंकार्नेशन सील का रिएक्शन दिखा, अब कोई डाउट नहीं रह गया था, उसे जाना ही होगा। फेंग
फेंगचिंग कुछ समय तक तो शांत रहती है, वो देखती रहती है जूनर को, फिर से लाके बोलती, हालांकि मैं नहीं कह सकती कि हुआ क्या, लेकिन एक बात तो कंफर्म कर सकती हूँ कि इसकी ब्लड लाइन डेफिनेटली फिनिक्स क्लैन से बिलोंग करती है। वो जियान की तरफ हल्के से नोड करती है, जैसे वो जियान के एहसान को मान रही हो। वो फिर आगे कंटिन्यू करती है, फिनिक्स क्लैन की एग्जैक्ट लोकेशन एक्सट्रीमली मिस्टीरियस है। इवन फायर एल्व्स और इंटेलिजेंस पवेलियंस भी इनके बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन अगर तुम अपनी लवर को सेव करना चाहते हो तो मेरे पास एक तरीका है। जिस तरीके से जियान जूनर को होल्ड कर रहा था, फेंगचिंग की आंखों में एक ईर्ष्या दिखाई देती है, लेकिन जियान इस पे ध्यान न देते हुए तुरंत ही पूछते हैं क्या तरीका। फेंगचिंग स्माइल के साथ बोलती है, वेल एक्चुअली में हमारा हेवली फिनिक्स क्लैन ये ट्रू फिनिक्स क्लैन की एक ब्रांच है, लेकिन अभी हमारे क्लैन के अंदर कुछ परेशानियां चल रही हैं। अगर इन्हें सॉल्व करने में तुम मेरी हेल्प कर देते हो तो मैं फिनिक्स क्लैन की लोकेशन तुम्हें पर्सनली बताऊंगी और साथ में तुम्हारे साथ चलूंगी। वो ऐसे बात करती जैसे उसने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया हो कि जियन ना कह ही नहीं सकता। हालांकि जूनर अभी हिलने की भी कंडीशन में नहीं थी, लेकिन तभी बहुत हल्की आवाज में फुसफुसाती है ब्रदर जियान। बात ऐसी थी कि उसके शरीर की चोटें बहुत गहरी नहीं थी, ये होता रीइंकार्नेशन सील के रिएक्शन की वजह से, जो कि बहुत पेनफुल था। और उसे जो डर था वही होता है। बिना हेजिटेशन के जियान एग्री करके बोलते हैं ऑलराइट, मैं इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ। उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है जूनर की सेफ्टी। पहले फेंगचिंग के चेहरे पे थोड़ी सी एम्बरेसमेंट दिखाई देती है। वो कहती है एक्चुअली में इस प्लेन मीटिंग के दौरान मैंने तुमसे कई बार बात करना चाहिए, लेकिन सही मौका नहीं मिला, इसलिए ये मत कहना कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। ये मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, खासकर तुम्हारी लवर की रिइंकार्नेशन सील इनक्रेडिबली पावरफुल है, और क्योंकि सीधा कनेक्टेड है फिनिक्स क्लैन से, तुम्हारे फिनिक्स क्लैन को ढूंढना इनफ नहीं होगा। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए तुम्हें एक स्पेसिफिक टोकन चाहिए होगा, और ये टोकन हमारे हेवली फिनिक्स क्लैन में एग्जिस्ट करता है। ये एक बराबरी का एक्सचेंज है। जैन भौं से गोड़ के ध्यान से सुनता है, फिर वो साइड में मुड़ के बोलते, सीनियर क्या ये सच है? बेसिकली फिनिक्स और ड्रैगन क्लैन जैसी ग्रेट रेसेस के बारे में जान की समझ अभी बहुत कम थी। लेकिन लैंग्ल्यूशन नोट करके बोलते हैं, दैट्स राइट, फिनिक्स और ड्रैगन क्लैंस के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट लिनेज रूल्स होते हैं। इनकी लोकेशन छिपी हुई है और इनकी टेरिटरी में एंटर करना ये बिना खास तरीके के एनर्जी गाइडेंस के हो नहीं सकता। जैन नोट करके बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर इंतजार किस बात का? ये तक ग्रेट थाउजेंड पैलेस के सामने पहुंच चुके थे। जैन जूनर को टाइटली पकड़ता है, उसके चेहरे पे टेंशन साफ दिखाई देती है। फेंगचिंग कहती है तो फिर चलो, उम्मीद करती हूँ कि ये भी स्मूथली जाए। जाने लगते हैं पैलेस की गहराइयों में। बगल में चलने वाले लैंग्ल्यूशन वो प्राउड एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, आओ आओ, मैं तुम्हें स्पेस टाइम वर्म होल में भेजता हूँ। हमारे ग्रेट थाउजेंड पैलेस का वर्म होल तुम्हें हेवली फिनिक्स क्लैन में बहुत जल्दी पहुंचा देगा। ये कुछ समय के बाद की बात होती है, जब जियान और फेंगचिंग की टोली एक ह्यूज गेट के सामने खड़ी थी। यही था वो एंशिएंट वर्म होल। जैसे डीमन स्लेयर किंग अपनी हाथ को वेव करते हैं, एक जेंटल सी पावर तीनों को अंदर भेज देती है। ये सीधा हेवली फिनिक्स क्लैन के अंदर चले गए थे। पीछे रह गए लैंग्ल्यूशन फाइनली साय करते हैं। अभी गूंजती एल्डर कुन की आवाज। वो पूछते हैं, एक का इस्तेमाल करने के बाद अब कितने डीमन एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स रह गए हैं? लैंग्ल्यूशन रिप्लाई करते हैं, 4। उससे एक स्पार्क फ्लेम रेस्टलेस होती जा रही है। इसने कई रिइंकार्नेशन फोर्सेस को भी सप्रेस करना शुरू कर दिया है। मुझे डर है कि इस बार इसके आगे वो और कुछ नहीं कहते। कुछ समय के बाद डीमन स्लेयर किंग एल्डर कुन अपनी भारी आवाज में कहते हैं, गो, इससे पहले आजाद हो जाए हमें साथ में मिलकर से सप्रेस करना होगा। एक्सप्रेशन तो लैंग्ल्यूशन के भी टाक हो चुके थे। बिना एक शब्द को बर्बाद करते हुए यहाँ से गायब हो जाते हैं, और इसी तरीके से ग्रेट थाउजेंड पैलेस की प्लेन मीटिंग अपने एंड पे पहुंचती है। अभी बस ग्रेट थाउजेंड पैलेस ही नहीं था, बल्कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की और भी कई फोर्सेस होती हैं जो कि इविल रेस के बारे में जानकारियां इकट्ठी कर रही थी, जैसे तैयारियां कर रही हूँ ऑर्डर से टकराने की। दूसरी तरफ जूनर, जिसकी रिइंकार्नेशन सील डिस्टर्ब हो चुकी होती है, जानो से लेके फेंगचिंग के साथ हेवली फिनिक्स क्लैन चला जाता है, जिससे उसका रिइंकार्नेशन पूरी तरीके से रिस्टोर हो सके। सब में धीरे धीरे आगे निकला था। हालांकि ड्यूरिंग दिस टाइम सरफेस पे तो इंसानी दुनिया की फोर्सेस शांत लगती हैं, लेकिन इस कामनेस के नीचे कुछ अलग ही मामला था। 10 दिन कैसे निकल जाते हैं मालूम नहीं पड़ता। स्पेस टाइम वर्म होल के अंदर जैसे फेंगचिंग लीड कर रही थी, इसमें तीनों को कोई डेंजर का सामना नहीं करना पड़ता। 10 दिनों के बाद ये सेफली बाहर निकलते हैं टियानफेंग क्लैन के अंदर। ये टियानफेंग क्लैन को या फिर हेवली फिनिक्स क्लैन, ये फिनिक्स ब्लड लाइन के अंदर सबसे बड़ी ब्रांचेस में से एक थी। इनकी जड़ों ने पूरी टियानफेंग टेरिटरी को ढक रखा था। हालांकि टियानफेंग क्लैन के अलावा भी और भी कई रेसेस होती हैं जिनके शरीर में फिनिक्स ब्लड के ट्रेसेस होते हैं, लेकिन ट्रू फिनिक्स
क्लैन इन्हें कभी एक्नॉलेज नहीं करता। जहाँ तक बात रही टियानफेंग की टेरिटरी की, वेल इसे भी ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में ढूंढना आसान नहीं है। फेंगचिंग आगे इशारा करके बोलती ये है टियानफेंग टेरिटरी। हमारे टियानफेंग क्लैन की हेडक्वार्टर्स गहराइयों में है। आओ मेरे साथ आओ, हमें पहले क्लैन की कुछ मैटर्स को हैंडल करना होगा। जब सब कुछ सही हो जाएगा फिनिक्स क्लैन की टेरिटरी में मैं तुम्हें पर्सनली लेके चलूंगी। ये कहती हुए अपनी चेस्ट के बीच में हल्का सा टैप करती है। वहीं की वॉइस उसकी बॉडी में से सारी रेड फ्लेम्स इरप्ट होती हैं, तो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक मैसिव फ्लेमिंग फिनिक्स में, जो कि 10 मीटर चौड़ी होगी। आसमान में फिनिक्स क्राई की आवाज गूंजती है। जियान भी एक भारी आवाज में कहता है टियानफेंग टेरिटरी, टियानफेंग क्लैन। चाहे इस दुनिया की ऊर्जा की डेंसिटी देखी जाए या फिर स्पेस की स्टेबिलिटी, इससे इवन ग्रेट थाउजेंड पैलेस भी शायद कंपेयर न कर सके। वो फेंगचिंग जो कि ह्यूज फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म हुई होती है, इसके पंख फ्लैप होते हैं। ये जियान और जूनर को लेकर सीधा डोमेन के बिल्कुल बीच में चली गई थी। जियान सॉफ्ट आवाज में कहता है थैंक यू। वो फील कर पाता है कि फेंगचिंग उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रच रही। स्पेशली अपनी टेरिफाइंग सोल पावर से वो सेंस कर पाता है कि फेंगचिंग की ट्रांसमिशन सच में शानदार थी। ट्रू फिनिक्स बनने से बस थोड़ा सा पीछे होती है। जियान को नीचे पूरी टियानफेंग टेरिटरी में कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। इवन वो जो कि इंसानी रूप में अपीयर होते हैं, बेसिकली उनके रूप ही इंसानी थे, जो कि हाई लेवल की कल्टीवेशन के बाद हासिल किया जा सकता है। यह मौजूद हर एक लिविंग क्रीचर कनेक्टेड था। सब शेयर करते थे फिनिक्स ब्लड लाइन को। इंसानों को यहाँ पे स्वागत नहीं किया जाता। जैसे फेंगचिंग और भी आगे बढ़ती है, कानों में कई पेनी पेनी फिनिक्स क्राइज की आवाजें जाती हैं। वो दोनों को टेरिटरी की गहराइयों में ले जा रही थी। जब एक ह्यूज फॉरेस्ट के ऊपर से निकलते हैं, जान को अचानक से कुछ स्पेशल डिस्टॉर्शंस फील होती हैं। वो हम करके बोलता है क्या है ये। एट द सेम टाइम फेंगचिंग भी बीच हवा में रुक जाती है। उसका फिनिक्स फॉर्म गायब होता है, वापस आ जाती है इंसानी बॉडी में। सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है कि वो सामने किसी चीज से अलर्ट हो गई हो। तभी नीचे से तो वूश वूश की पैनी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे पेड़ की पत्तियां उड़ गई हो और हवा फट गई हो। दो सिल्हूएट्स ऊपर उठे थे, एक ही पल में जान के सामने अपीयर होते हैं। तुरंत ही जूनर को और भी टाइटली पकड़ के जियान कोल्ड आवाज में कहता है वो स्पेशल फ्लक्चुएशंस तो लगता है तुमने किया था। उसका परसेप्शन बताता है कि दोनों भी हल्की से फिनिक्स ब्लड लाइन को पोजेस करते हैं। इन दोनों ही बंदों के चेहरों पे जो स्माइल थी वो कहीं से भी सही तो बिल्कुल नहीं लगती। इनमें से एक बोलते ही बिग ब्रदर, लगता है तुम्हारा परसेप्शन सच में डल नहीं हुआ। और फेंगचिंग, व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम दोबारा मिल रहे हैं। जान के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। बजिंग की वैसा एरप्ट होती है उसकी सोल पावर, जो सैलाब की तरह इन दोनों के ऊपर झपटती है। ये दोनों कदम घसीटते हुए पीछे चले गए थे। जान बोलता तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पहले इन दोनों में जो लीडर था वो गुर्रा के रिप्लाई करता है ये हमारे श्वानमो क्लैन का मैटर है, आउटसाइडर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जान भौं से कोड़ के बोलता है श्वानो क्लैन। तभी फेंगचिंग हल्की आवाज में एक्सप्लेन करती है कि टियानफेंग क्लैन और श्वानो क्लैन इस रीजन के दो ओवरलॉर्ड्स हैं। हम हजारों सालों से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये जुआन क्लैन के जुआन वू ब्रदर्स हैं। इनमें से बड़ा वाला है पीक फर्स्ट स्टेज रिइंकार्नेशन पे, जो ऑलमोस्ट सेकंड स्टेज को टच करता है, और छोटा फर्स्ट स्टेज पे है। ये कमजोर नहीं है। जब तुम क्लैन की तरफ जाओ मैंने रोकती हूँ। उसके हाथ में एक चमकता हुआ फेदर अपीयर होता है। वो इस पंख को जियान को देख के बोलती है इसके साथ मेरे क्लैन के मेंबर तुम्हारी हेल्प करेंगे। हाउएवर इससे पहले उसके शब्द खत्म भी हो पाते, आसमान में गूंजती थी चिया चिया की आवाजें। वो दोनों ही हैंडसीज को चेंज करके तो फिनिक्स फॉर्म को बनाते हैं, जो कि जियान की चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे थे। इनमें से एक बोलता है फेंगचिंग, ये जुआनो की टेरिटरी है, तुम्हारा इस तरीके से घुसपैठ करना और तुम्हें इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ आना होगा। इनके व्यवहार को देख के जियान की भौं से घुट जाती है। देखा सामने दोनों रिइंकार्नेशंस थे, लेकिन वो ये भी समझ नहीं पाता है कि रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट होने के बाद भी ये बच्चों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। क्या समसरा एक्सपर्ट्स वो हाई एंड माइटी ओल्ड मॉन्स्टर्स नहीं होते जिन्हें छोटे मोटे मामलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर ऐसी बात नहीं थी कि जन डरा हुआ हो, बस समय उसके लिए बहुत कीमती था। हर कीमत पे फिनिक्स क्लैन को ढूंढना चाहा था। तब इन दोनों भाइयों में से छोटा वाला होता है वो फैली जन को ध्यान से देख के बोलते ओ यहाँ देखो, ये हमारी फिनिक्स ब्लड लाइन को पोजेस नहीं करता। मैं तो कहता हूँ एक इंसान है। फिर इन दोनों भाइयों की नजरें जाती हैं जूनर के ऊपर। उनकी इनकी आंखों में हवस जाग जाती है। ही करके बोलते लड़के जा तू यहाँ से। जहाँ तक बात रही तेरी साइड में ब्यूटी की, वो यहीं पे रहेगी। तुरंत ही जियान के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए थे। दांती मीस के बोलता है चौस है, मतलब सीकिंग डेथ। जियान का शरीर हल्का से चमका था, फिर वो गायब हो जाता है।
जिस दौरान जियान की हथेली को अल्ट्रा स्केल से ढक लिया था वो सीधा उन ब्रदर्स के सामने अपीयर हुआ था। पीछे फेंगचिंग बोलती है जियान ध्यान से, लेकिन जुन्नर कमजोरी से भरी स्माइल के साथ बोलती है डोंट वरी। उन दोनों भाइयों के सामने बस एक नीले रंग की लाइट फ्लैश हुई थी। फिर जियान का वो ड्रैगन स्केल क्लॉ ये दोनों के वाइटल पॉइंट्स को टारगेट करता है। दोनों ही भाई स्टार्टर्ड हो गए थे। पफिंग वूशिंग साउंड से इरप्ट होती हैं क्रिम्सन फ्लेम्स जो कि इनके हाथों को कवर कर लेती हैं। फिर डिफेंस से अपनी कलाइयों को आगे कर लेते हैं। हाउएवर ये यूजलेस था। ट्राइक लैंड होती है, गूंजती है बैंग की आवाज। जन एक पल के बाद जुनर की साइड में वापस लौट चुका था जैसे कुछ भी ना हुआ हो। इस पूरे मंजर को देखने वाली फेंगचिन जो कि स्टंट रह गई थी वो पूछती है जियान तुम ठीक हो? जियान कैजुअली कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फाइनली सबकी नजरें नीचे जाती हैं। वेल वहाँ पे दो टूटे हुए फिगर्स पड़े हुए थे। इनके कपड़े फट चुके होते और बाल बिखर गए थे। वही भी इनके सीने की हड्डियां ऑलमोस्ट एक मुट्ठी के बराबर अंदर घुस गई होती हैं। अंग्रेजी में बोले तो फेसाइड डेंट पड़ गया था। अगर लास्ट मोमेंट में जियान ने अपनी हथेली को वापस नहीं खींचा होता तो ये दोनों कब के खत्म हो चुके होते। खैर अब भी बस एक पंच ने इन दोनों रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट्स को क्रिपल कर दिया था। ये चीज फेंगचिन को अनरियल कैसे नहीं लगती। ये शॉकिंग और टेरिफाइंग रियलाइजेशन थी। खैर जो है सो है, हम चलो फेंगचिन को थोड़ा रिकवर होने देते हैं। हम सीधा नेक्स्ट एपिसोड में टियानफेंग क्लैनिंग के ऊपर ध्यान देंगे। तो ये एपिसोड कैसा लगा डू टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन। हम नेक्स्ट एपिसोड में 17th रैंक आर्टिफैक्ट को देखने वाले हैं जिसका नाम है 5 लाख गोल्डन क्रो। अब ये करता क्या है आई गेस इसके बारे में जानने के लिए आपको अगले पार्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन अगर नहीं चाहते हो कल का वेट करना तो फिर बन सकते हो हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा। मेंबरशिप को ज्वाइन करने से आप एंजॉय कर पाओगे अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को जो कि हर शाम को रिलीज होते हैं। वहीं पे जिनका एक से मन नहीं भरता रहना चाहते हैं हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे तो अपनी लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक तुम्हारे भाई की तरफ से टाटा बाय बाय।